हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बच्चों आज हम बहुपद को बड़े ही आसानी से समझेंगे। अगर आपने अभी तक बहुपद के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमको इसका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले हमको 4 टर्म बहुत ज़रूरी है पढ़ने। सबसे जो पहला टर्म है बच्चों वो है यहाँ पे आपको पढ़ना है अचर संख्या, ठीक है बच्चों। अचर संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है चर संख्या, क्लियर, और उसके बाद पढ़ने आपको पद, ठीक है। तो ये चीज़ें और लास्ट में है बीजीय व्यंजक। ये 4 आप जब पढ़ोगे तब आपको बहुपद बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे चर संख्या और अचर संख्या के बारे में। बच्चों चर संख्या अचर संख्या क्या होती है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अचर संख्या जो होती है, अचर संख्या जो होती है वो हमेशा आपको जो मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी। आपको 1, 2, 3, 4, 5 या फिर माइनस या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो नंबर किसके हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, क्लियर बच्चों। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, जो नंबर जो लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं अचर संख्या, ठीक है। और चर संख्या क्या होती है, चर संख्या मिलेगी आपको कुछ इस तरीके से, जैसे x, y, z इसे निरूपित करते हैं, या फिर a, b, c, यानी कि जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके कौन से भी अक्षर से क्या है चर संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, क्लियर। ये बात तो क्लियर होगी कि हमेशा आपको चर संख्या जो मिलेगी वो किसके फॉर्म में मिलेगी, नंबर्स के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। और चर संख्या कौन से फॉर्म में मिलेगी, x, y, z, a, b, c, j, k, l जो भी हो उस सब के फॉर्म में मिलेगी, क्लियर। अब और समझ लेते हैं अचर संख्या क्या होती है। देखो अचर संख्या का मतलब ये होता है कि इनके मान कभी भी बदलते नहीं है, कभी बदलते नहीं है। इन द सेंस ये है कि जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 + 6 कितना होता है बच्चों, 2 + 6 8 होता है कि नहीं। अब ये मान हमेशा फिक्स होगा कि आप जब 2 में 6 ऐड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा जो 2 होता है वो 2 ही रहता है और 6 जो होता है वो हमेशा 6 रहता है। तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे चर संख्याओं की बात करें तो चर संख्याओं में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने लिखा x + 3 = 10, ठीक है। एक तो हमने ये लिख दिया, एक लिख दिया हमने x + 2 = 10, ठीक है, दोनों लिख दिए। अब दोनों के यहाँ पे आंसर निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 10, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस का 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब यहाँ पे देख लीजिए आप x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 2 वैल्यू निकल के आ गई, क्लियर। x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 2 वैल्यू निकल के आ गई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कैसी संख्या है, चर संख्या। चर संख्या का मान क्या होता है बच्चों, बदलता रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चर संख्या का मान क्या होता है, बदलता होता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो x में कितना ऐड किया है, x में यहाँ पे 3 ऐड किया है तो x की वैल्यू 7 आई है, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये यहाँ पे x में कितना 2 ऐड किया है तो यहाँ पे कितना है, 8 आया। क्लियरली बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो चर संख्या होते हैं उनके मान हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, और अचर संख्या के मान हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियरली ये बात समझ में आ गई। तो चर संख्या क्लियर हो गई, अचर संख्या। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट है आपका पद। पद क्या होता है, ठीक है। चर संख्या समझ में आ गई। अब हम पद के बारे में बात करेंगे। तो पद क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पद को समझने के लिए देखिए बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जो पद होता है, जो पद होता है वो कैसे बनता है। तो पद बनता है आपका यहाँ पे अचर संख्या, अचर संख्या का जब हम गुणा किससे कर दें, चर संख्या से। ध्यान रखना बच्चों, पहले मैंने किसको लिखा है, पहले मैंने अचर संख्या को लिखा है, बाद में चर संख्या को। जब हम अचर संख्या को चर संख्या के साथ गुणा कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको पद मिल जाता है। क्लियर, यहाँ तक बात होगी। ध्यान से समझते जाना, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बहुपद तक पहुँचेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है, फिर हमको समझ में नहीं आता कि क्या है ये बहुपद क्या है, फिर हम रटने लगते हैं। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है बारी बारी से।
तो ये क्या हो गया यहाँ पे अचर संख्या इंटू चर संख्या। तो अचर संख्या हम कौन सा भी एक नंबर ले लें, ठीक है। अचर संख्या हमने क्या ले ली यहाँ पे 2 ले ली, ठीक है, और चर संख्या क्या ले ली x ले ली। तो 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 2x। जो आपको ये 2x मिला है वो क्या है बच्चों, एक पद है। क्लियरली बात समझ में आ गई आपको, ये जो 2x है वो क्या है, एक पद है। पद समझ में आ गया, पद कैसे बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बोलें कि अगर हम 1 का गुणा करें, जैसे अचर संख्या हमने क्या ले ली, एक और करके देखते हैं। जैसे अचर संख्या हमने ले ली 1, अचर संख्या क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, इंटू x में गुणा करते हैं। तो 1 का x में गुणा करते हैं तो क्या आएगा, देखो 1 का x में गुणा करेंगे तो 1x नहीं आएगा, क्या आएगा x आएगा, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता ना, 5 के गुणा में भी तो 1 होता है। तो कभी आपने ये लिखा है 5 गुणा 1 लिखा देखा है क्या, हमेशा क्या लिखते हैं 5, ठीक है। तो ये x हो गया, क्लियरली बात हो गई। तो ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया। तो पद समझ में आ गया बच्चों क्या होता है पद। तो जितने भी जो नंबर हैं तो पद के हम और उदाहरण लें तो पद के उदाहरण क्या क्या होंगे, देखिए पद के उदाहरण होंगे जैसे 2x, 3x, माइनस का 9x, प्लस का 4x, 2p, कौन सी भी, ये सब क्या है, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी पद हैं। समझ में आ गया आपको पद क्या होते हैं, क्लियरली पद क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पद क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे बीजीय। बीजीय का मतलब ये है बच्चों, जैसे जो भी हम पद लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी पद लिख रहे हैं कौन से, जैसे 2x, ठीक है, 2y, 9x, 3y, अगर हम इनको ऑपरेशन यानी प्लस माइनस के थ्रू, यानी कि यह है प्लस से या फिर माइनस से अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो नंबर बनता है जैसे 2x प्लस 3y, तो हम ऐसे लें जैसे 2x प्लस 3y, तो ये क्या बन गया, एक ये बच्चों बन गया एक क्या, बीजीय व्यंजक। क्लियरली बात समझ में आ गया आपको क्या होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको 2x प्लस 3y को लिख देंगे तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अब ये एक पद हो गया, ये कितने, 2 पद हो गए। ये कितने पद का बीजीय व्यंजक है, जिसमें कितने पद हैं, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद, तो कितने पद हो गए, टोटल 2 पद हो गए। तो 2 पदों का ये बीजीय व्यंजक है। अगर यहाँ पे हम ये लिख दें 3x प्लस 4y प्लस का 6z, तो ये भी बच्चों क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। क्लियर, लेकिन इसमें कितने पद होंगे, 3 पद। तो कितने भी पद हो सकते हैं बीजीय व्यंजक में, क्लियर। तो अगर हम ये इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो क्लियर आपको समझ में आ गया बीजीय व्यंजक क्या होता है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, इसमें क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन इसमें चर कौन से कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक ही चर यूज हो रहा है, यानी कि x के अलावा कोई और यूज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। क्लियरली आपको बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब और हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर प्लस 6z, ठीक है, 6z, तो ये भी क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। लेकिन इसमें चर कितने यूज हुए हैं, इसमें चर 2 यूज हुए, एक तो x यूज हुआ है, ये क्या हुआ है, z यूज हुआ है। क्लियर, तो बीजीय व्यंजक में एक चर भी यूज हो सकता है और 2 चर भी यूज हो सकता है। क्लियर, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो फाइनल है वो, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हमको क्या यहाँ पे सीखना है बच्चों, तो हमको सीखना है अब क्या, बहुपद। अब हम समझेंगे बहुपद। अगर आपने अब बीजीय व्यंजक को समझ लिया है तो अब हम बहुपद पे आते हैं, बहुपद के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहले बहुपद की परिभाषा को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चर वाला, यानी कि कैसा चर होना चाहिए, सिर्फ एक चर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे पूरे समीकरण में अगर x, पूरे बहुपद में इसमें बीजीय व्यंजक में अगर x यूज हो रहा है तो सब में क्या होगा, x यूज होगा। अगर y यूज हो रहा है तो इस सब में क्या होगा, y यूज होगा। ठीक है, तो सब में क्या होगा, अगर इसमें x यूज हो रहा है तो इसमें x यूज होगा पूरे में। अगर समीकरण में अगर बहुपद में x यूज हो रहा है तो पूरे में x यूज होगा, और अगर y यूज हो रहा है तो पूरे में y यूज होगा। तो अब क्या है यहाँ पे, ये समझ में आ गया क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके
चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो, बस ये बात आपको समझनी है। क्या लिखा है एक बार और से, ऐसा एक चर वाला ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है बच्चों कि उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, आगे कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए। पावर किस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं चलेगी। सिर्फ कहाँ तक हो सकती है, 0 तक। उसकी लास्ट जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, 0 तक है। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक कैसा होना चाहिए, पहली बात तो एक चर वाला होना चाहिए और घात उस पर कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसको ही क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बहुपद। अब बहुपद का संकेत होता है बच्चों, यहाँ पे बहुपद को हम प्रदर्शित करते हैं पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। और इसके अंदर जो नंबर जो लिखा जाता है, अगर इसमें एक्स लिखा जाता है तो इसका मतलब जो बहुपद में जो चर यूज कर रहे हैं हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसको लिख देते हैं ऐसे, तो पी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ संख्या लेते हैं। क्लियर। तो बहुपद को किससे शुरू करेंगे, पहली बात तो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ये बोलेंगे। अब इसमें क्या है, हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे हमने अचर संख्या ले ली, कुछ हमने अचर संख्या ले ली बच्चों। अचर संख्या क्या ले ली हमने ले लिया A1 A2 A3, ठीक है, और A4 और डेड डैश करके हमने AN संख्या ले ली, यानी हमने कुछ संख्या ले ली। ठीक है, और जो चर संख्या यूज़ कर रहे हैं हम, चर संख्या यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वो चर संख्या यूज़ कर रहे हैं हम उसमें x यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, ये हो गया। अब और घात हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं, यानी कोई भी एक घात। अब हम इसका व्यापक रूप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका व्यापक रूप कैसे लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ x, क्योंकि हम चर घात कौन से जो चर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा x यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे पहले कौन सा चर लिखेंगे, A1 लिखेंगे। ठीक है, तो A1 क्योंकि अचर संख्या पहले लिखी जाती है, इनटू में क्या लिखा जाता है, चर संख्या यानी x, उस पर घात कौन सी लिखेंगे, n। क्लियर, प्लस अब दूसरा चर A2 और उस पर घात क्या होगी, n-1, यानी कि अगर आपकी घात 4 है तो घात आप कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर, ये हम आपको समझाएंगे अभी। प्लस इसी तरीके से हम A3 टर्म लेंगे ये वाला, और क्या हो जाएगा, x की घात क्या हो जाएगी, n-2, अब की बार n-2। ठीक है, हर बार हमको एक एक कम करते जाना है। प्लस अब की बार और लेते हैं, यहाँ पे a की पावर 4, यहाँ पे A4 ये टर्म लिया, और क्या हो गया, x की पावर क्या होगी, n-3। ऐसे ही डेड डैश करते हुए जाएंगे हम, कितने भी नंबर लेंगे लास्ट में हमको क्या लेना पड़ेगा, an लेना पड़ेगा, और यहाँ पे x रहेगा। क्लियर, x रहेगा, और यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, n, और देखो ये संख्या क्या हो रही है, बदल रही है, तो बदलने वाली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, n-n फाइनल में। ठीक है, तो n-n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो समीकरण बन के निकलेगा वो क्या निकलेगा, A1 xn प्लस A2 xn-1 प्लस A3 xn-2 प्लस A4 xn-3, और डेड डैश करके यहाँ पे हम लिखेंगे an, उसकी x की पावर क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ x की पावर 0 का मतलब होता है लास्ट में आपको 0 पावर, इससे कम नहीं आ सकती कभी भी। ठीक है, x की पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। तो ये बात आपको याद रखने की, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लास्ट का नंबर क्या बचेगा, सिर्फ नंबर बचेगा, ये बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपका जो फाइनल जो बहुपद का जो रूप होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा बच्चों, A1 xn A2 xn-1 प्लस A3 xn-2 डेड डैश करके। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा आपको, an बचेगा, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है, एक अचर संख्या है। क्लियर, इस तरीके से। तो ये जो रूप है इसी को हम बोलते हैं, ये बहुपद का कैसा रूप है, ये बहुपद का रूप है। बहुपद आपको हमेशा इसी रूप में मिलेगा। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए भले ही, बहुपद हमेशा कैसे। तो इसमें हमको क्या क्या समझ में आया बच्चों, देखिए इसमें इस पूरे में हमको क्या क्या समझ में आया। इस पूरे में हमको सिर्फ कुछ बातें समझ में आई। जैसे पहली बात तो हमको ये समझ में आई कि बहुपद में हमेशा क्या होगा, एक ही चर यूज़ होगा। क्लियर, तो बहुपद उदाहरण किस तरीके से होगा, पी ऑफ एक्स, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, क्या होगा, पी ऑफ एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और x4 3x² प्लस 6x प्लस 8, इसको भी क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्लियर बच्चों,
अब बहुपद होने की शर्तें क्या हैं, डेफिनेशन को समझ लिया तो देखो बहुपद की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि बहुपद में कितने चर यूज़ होने चाहिए, सिर्फ बहुपद में सिर्फ एक चर यूज़ होना चाहिए। अगर x यूज़ हो रहा है, जैसे अगर हमारा सवाल किस तरीके से x6x² + 4x + 8, ये क्या है, एक बहुपद है किसके रूप में, x के रूप में, x से यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ आपने, ये तो बहुपद है, लेकिन अगर कहीं आपने ऐसा लिख दिया p(x) लिख दिया और यहाँ पे बोल दिया 2x² + 6y + 5z, ठीक है, इसमें कितने चर यूज़ हो गए, देखो x यूज़ हो गया और y यूज़ हो गया और z यूज़ हो गया। इसका मतलब एक चर नहीं है, एक से ज़्यादा चर है, तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो पहली बात समझ में आ गया आपको, कितने चर यूज़ होने चाहिए, सिर्फ एक चर यूज़ होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, हमेशा जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी इससे ऊपर का कौन सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस के कोई भी नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे छोटी पावर बहुपद की क्या होती है, 0 होती है, और सबसे बड़ी पावर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, बहुपद की घात भिन्नात्मक ना हो। बहुपद की घात कैसी नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक, यानी कि बटे में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2, 3/2, 4/3, इस तरीके की घात। जैसे अगर आपने ये से लिख दिया x की घात 3/2 + 2x² + 7 और बोलेंगे क्या ये बहुपद है, तो हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की घात कैसी नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। क्लियरली बात समझ में आ गई। और लास्ट यहाँ पे देखो 4th पॉइंट है, चर संख्या की घात जो है वो वर्गमूल में न हो, ठीक है। चर संख्या कैसा नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचो कि वर्गमूल ऐसे इस तरीके से आपने दिखा दिया, देखो इसमें बात हम किसकी कर रहे हैं, चर संख्या की बात कर रहे हैं, अचर संख्या की नहीं, यानी कि जो चर यूज़ कर रहे हो वो रूट में ना हो। जैसे अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 2x² + √x + 4, ये लिख दिया, क्लियर। अब इसमें क्या है, ये जो आपने जो लिखा है ये वाला नंबर देखिए, ये वाला ये जो लिखा है, इसमें क्या है, जो चर संख्या है वो क्या है, रूट में आ गई है कि नहीं, ठीक है। तो चर संख्या किस में नहीं होनी चाहिए, रूट में, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ 2x² + √2x + 4, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि ये अचर संख्या पे रूट हो या ना हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर रूट नहीं होना चाहिए, क्लियर। और लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बहुपद के घातांकों को घटते क्रम में लिखना है। हमेशा बहुपद को कैसे क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। कभी बहुपद भी ऐसा नहीं लिखना है कि x + x² + 3x², तो ये तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कैसे लिखना है आपको, इसका जो रूप होगा वो किस तरीके का होगा, आपको बहुपद की घात को हमेशा कुछ इस तरीके से लिखना होगा। जैसे अगर 4x³ + 2x² + 3x + 4, यानी कि घात कैसे कम हो रही है कि नहीं, और लास्ट में क्या है, अचर संख्या बच रही है। तो इस तरीके से आपको बहुपद को लिखना है। क्लियरली आपको समझ में आ गया क्या होता है, कैसे हम बहुपद को पहचानते हैं कि बहुपद क्या है, कि बहुपद क्या होता है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। क्लियरली आपको पेशेंस तो रखना होगा। देखो शॉर्ट ट्रिक में तो आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल आपको बिल्कुल जीरो से समझाया है कि जी आपने बिल्कुल कहीं पे भी नहीं पढ़ा हो तो भी आप आराम से समझ जाओ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है क्या है, बहुपद की घात। अब हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद की घात क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्लियर। क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद की घात पढ़ने वाले हैं। अब बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बहुपद की घात का मतलब ये है, क्या पढ़ेंगे हम, बहुपद की घात, ठीक है। तो बहुपद की घात के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं। हमने एक बहुपद ले लिया, ये लीजिए, बहुपद की घात के लिए मैंने क्या कर लिया, एक बहुपद ले लिया। मैंने बहुपद ले लिया यहाँ पे p(x), ये ले लिया 5x6 + 2x5 + 3x² - 2x। देखो बीच में पावर भी कुछ जरूरी नहीं है कि 6 के बाद 5 ही आना चाहिए, बीच में कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। +4, ठीक है। ये हमने एक बहुपद ले लिया। अब इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, ये देखो आप, सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, सबसे बड़ी पावर जो है वो है इसमें 6, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात,
क्लियरली बात समझ में आ गई। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो हम इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, बहुपद की घात क्या होगी, तो लिखेंगे बहुपद की घात होगी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है, पद की घात कहलाती है। क्लियर समझ में आ गया आपको क्या होता है बहुपद की घात, ठीक है। तो क्लियरली आपको एक ही बात याद रखनी है, बहुपद की सबसे बड़ी बात, चर की सबसे बड़ी जो घात होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात, ठीक है। तो चर की सबसे बड़ी पावर को ही बहुपद की घात बोलते हैं, बस इतनी सी बात याद रखो। तो अब तो आप पता लगा लो कि क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 9x6 प्लस 2x7 प्लस 3x² प्लस 4 ये लिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये बहुपद सही क्रम में है क्या, बताइए बच्चों। ये क्रम मैंने क्या बोला, हमेशा हमको पावर को कैसे रूप में लिखना है, घटते रूप में। अगर लिखा भी है तो हम उसको सही से लिखेंगे पहले, ठीक है। तो सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, पहले इसको सही लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ी पावर ढूंढ लेते हैं, कौन सी है, ये वाली। तो लिखो इसको 2x7, उसके बाद 6 पावर ये वाली आएगी, यानी कि 9x6, उसके बाद कौन आएगा ये प्लस 3x², और फिर कौन आएगा लास्ट में, ये वाला आएगा 4, ठीक है। जब भी आप बहुपद के सवाल जितने भी करो, अगर वो बहुपद सही क्रम में नहीं है तो अब उसको आपको हल नहीं करना है, पहले उसको सही क्रम में लगाना है। सही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी पावर को पहले लिखो, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और लास्ट में जो भी नंबर आ रहे हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए आप सबसे बड़ी पावर कौन है, क्लियर। सबसे बड़ी पावर स्टार्टिंग में होगी 7, तो बहुपद की घात क्या होगी बच्चों, तो बहुपद की घात हो गई, कितनी हो गई बहुपद की घात, बहुपद की घात हो गई आपकी 7। क्लियर हो गया ये टॉपिक, बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बहुपद की घात के बाद जो अगला टॉपिक है वो है बहुपद के प्रकार। अब हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार, कि बहुपद जो है वो कितने प्रकार का होता है, ये पढ़ना है ना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार का होता है ये समझना है। चलिए बहुपद की घात को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार को, ठीक है। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो बहुपद जो है वो घात के हिसाब से हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बहुपद जो है वो 4 प्रकार के हैं जो मेनली हम बता रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, सबसे पहला जो बहुपद है वो है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद का मतलब क्या है, या उसको नाम दिया गया है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, ये शून्य बहुपद क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात 0 हो, यानी कि शून्य हो, क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अचर बहुपद। अब शून्य घात कैसे होती है, यानी कि कोई भी नंबर होगा, जैसे हम अगर इसका व्यापक रूप देखें, इसका अचर बहुपद का व्यापक रूप देखें तो क्या होगा, जैसे हम कोई भी अचर संख्या लेंगे, मान लो हमने x ले लिया, ठीक है। चर संख्या क्या ले ली हमने, x ले ली, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, एक अचर नंबर होगा, वो हमने कांस्टेंट नंबर क्या मान लिया, k मान लिया, और उस पे घात क्या होगी, 0 होगी, यही होगा। और आपको पता ही है कि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या आ जाएगा, p ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, k, ठीक है, k आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 करेंगे तो बराबर क्या हो गया, k। तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, p ऑफ x बराबर हमेशा क्या होगा, k। k का मतलब ये है, यहाँ पे अकेला क्या होगा, एक नंबर होगा। क्लियरली बात समझ में आ गया, ये नंबर क्या होगा, हमेशा एक नंबर। तो ये अचर बहुपद का, जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे
जैसे आपको दे दिया कोई p ऑफ x बराबर दे दिया यहाँ पे 4 और पूछेगा बताओ ये कौन सा बहुपद है। देखो इसमें कोई भी घात नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अचर जो संख्या होती है उसके साथ घात जो होती है वो कौन सी होती है, 0 होती है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, ये शून्य बहुपद हो गया। क्लियर, यानी कि अचर बहुपद। तो अचर बहुपद की घात क्या होती है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद की घात क्या होती है बच्चों, शून्य होती है, ठीक है। और अचर बहुपद का जो मान होता है वो भी क्या होता है, एक अचर संख्या होती है, कोई भी नंबर। जैसे अगर यहाँ पे हम बोलेंगे इसका जो p ऑफ x बराबर 4, तो इसका मान क्या है, 4 है। क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद आता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या हो, कितनी हो, 1 हो। कितनी हो, 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे बहुपद को, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे इसका जो व्यापक रूप होगा बच्चों, इसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा p ऑफ x बहुपद को p ऑफ x बराबर ax प्लस b, ax प्लस b। ax का मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर। हमेशा सबसे बड़ी पावर को शुरुआत में लिखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है, एक को लिखा नहीं जाता, तो ax प्लस b इसका क्या हो गया, ये व्यापक रूप हो गया। इस बात को आपको याद रखना है कि जो रैखिक बहुपद होगा उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस b। इसके उदाहरण कुछ लिखते हैं हम, उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लो p ऑफ x बराबर आपको मिलेगा ऐसे 3x प्लस 4, ठीक है। p ऑफ y बराबर अगर y के फॉर्म में हो तो 5y प्लस का 8। इस टाइप के जो बहुपद होंगे वो कौन से बहुपद कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी पावर जो है वो कितनी है, 1 है। तो रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया, ठीक है। जिसकी एक घात उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे द्विघात बहुपद। क्या है यहाँ पे, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, क्योंकि द्वि माने क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 हो, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियरली, ये हो गया द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख देते हैं। तो इसका व्यापक रूप होगा बच्चों p ऑफ x बराबर, ये व्यापक रूप जितने भी हैं मैं हाईलाइट करते हुए जा रहा हूँ। तो क्या होगा, इसका सबसे बड़ी पावर क्या आएगी, इसकी 2 आएगी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेना, ये जो है ये किसका है, द्विघात बहुपद। आपको हमेशा किस तरीके से मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या है, गया एक द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे p ऑफ x, इसमें आ गया x स्क्वायर माइनस का 2। अब इसमें ये बात है, देखो इसमें क्या है, हमको सबसे बड़ी पावर से मतलब है और बीच में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन इसमें जो बीच का जो हिस्सा था वो इस वाले बहुपद में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये भी एक द्विघात बहुपद होगा, हमको इससे मतलब है बस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक द्विघात बहुपद। तो ऐसा नहीं है कि कभी ये आ भी सकता है, कभी नहीं आ सकता, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है, ये तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये मान कभी अगर ये आपने ये हटा दिया, ये यहाँ पे 0 आ गया तो काम खत्म हो जाएगा, इसको हम द्विघात बहुपद नहीं बोल सकते। द्विघात का मतलब समझ में आ गया आपको, द्विघात का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी पावर चर की क्या होनी चाहिए, 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्लियरली। अब तीसरा यहाँ पे है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद
जिसके चर की घात कैसी हो, चर की घात 3 हो, क्या कहलाएगा, चर की सबसे बड़ी घात। कैसी, सबसे बड़ी घात, ये अब आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी घात ये आप लिख लेना, 3 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर। व्यापक रूप लिखा दें। व्यापक रूप क्या होगा बच्चों, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा पी ऑफ एक्स बराबर सबसे बड़ी पावर आएगी ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें ये नहीं है, ये वाला टर्म कभी नहीं गायब होगा और ये वाले कभी भी गायब भी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ये होना चाहिए, सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये आप इसको व्यापक रूप इसका लिख लेना आप। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ गया बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, इनके जो रूप है वो मैंने पहले ही लिखा दी हैं। तो ये थे बहुपद के प्रकार। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुपद के गुणांक प्रकार को समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गुणांक क्या होते हैं बहुपद में, उसके बाद शून्य क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्नावली को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। अब गुणांक क्या होते हैं, जैसे हमने एक बहुपद ले लिया, ठीक है, गुणांकों और शून्यांकों को समझने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बहुपद लेते हैं। जैसे हमने एक बहुपद ले लिया पी ऑफ एक्स बराबर, ये बहुपद ले लिया x बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, ये हमने क्या ले लिया, बहुपद है। तो इसमें जो अचर संख्याएं हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर के जो पास में जो संख्या है, ये क्या है, गुणे में है ना, गुणा में है कि नहीं, तो ये संख्या क्या हो गई, गुणांक हो गई। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 3। ठीक है, और एक्स का गुणांक कौन हो गया, देखिए एक्स का गुणांक कौन हो गया, x का गुणांक होगा ये 4, यानी कि माइनस का 4। ठीक है, और जो लास्ट की जो संख्या होती है जिसमें ना x वगैरह कुछ नहीं होता, इसको हम अचर संख्या बोलते हैं। तो अचर संख्या क्या हो गई, तो अचर संख्या हो गई इसमें 2। क्लियरली बात समझ में आ गया आपको, कैसे गुणांक पता लगाते हैं। तो जो चर संख्या की गुणा में जो संख्या लिखी होती है, इन दोनों के बीच क्या होता है, गुणा का निशान होता है। ठीक है, तो ये जो गुणा में संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, अब हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कौन होगा बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है, तो 1। ठीक है, और एक्स का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है, वो है माइनस का 2। क्लियर, और यहाँ पे क्या है 4, यानी कि 4 क्या है यहाँ पे, अचर संख्या। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अचर संख्या कौन सी होती है, जिसमें ना तो x होता है और ना कुछ नहीं होता, यानी कि x नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं। ये तो हो गया गुणांक। अब हम बात करेंगे शून्य की। शून्य क्या होता है ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं शून्य। इसके बाद बस सिंपल है सब कुछ। शून्य क्या होता है, तो देखो शून्य क्या होता है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक बहुपद ले लिया पी एक्स बराबर कितना, x प्लस 4 ले लिया, x प्लस 4 ले लिया। ठीक है, अब x का मान यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम 1 भी ले सकते हैं। जैसे x की जगह क्या, x बराबर मैंने 1 ले लिया, x बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे x का मान 1 रखा, p ऑफ 1, तो देखो बहुपद का मान कितना आता है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे देखिए बहुपद का मान कितना आया, 1 रख दो x की जगह, 1 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं x बराबर 2 रखूँ, x बराबर क्या रखूँ, 2 रखूँ, तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रख दो,
तो बहुपद का मान कितना आया 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा मान रखना है यहाँ पे कि ये बहुपद के मान को क्या कर दे 0 कर दे, यानी कि बहुपद का जो मान है वो यहाँ पे क्या है, जो नंबर आ रहे हैं वो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो ऐसा मान रखें। तो देखो अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू -4 रख दूँ, p की वैल्यू क्या रख दूँ -4, तो ये लीजिए मैंने p की मान, ये यहाँ पे x का मान क्या हो गया -4 और ये प्लस का 4 बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो 0 आया है कौन से मान पे आया है -4 पे आया है। कितने पे आया है -4 पे। तो इसी को हम बोलते हैं शून्यक। शून्यक का मतलब क्या हो गया, आपको x का कोई ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जो इस बहुपद के मान को क्या कर दे 0 कर दे। क्लियरली बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया p ऑफ x बराबर लिख दिया 9 x - 2। मुझे ऐसा कौन सा मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी एक नंबर है, यहाँ पे कौन सा मान रखना पड़ेगा तो ये पूरा 0 हो जाए। बताइए कौन सा रखना पड़ेगा। तो मुझे रखना पड़ेगा p ऑफ x बराबर क्या रखना पड़ेगा, बताइए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, प्लस का 2 रख दूँ, तो प्लस का 2 रखेंगे और माइनस का 2 तो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये मान लीजिए जो आपका +2 आपने रखा है वही आपका क्या है शून्यक है। ठीक है, तो हम बोलेंगे चर संख्या किसका मान है, ये हम किसका मान रख रहे हैं तब ये शून्य हो रहा है चर संख्या का। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बहुपद की जो शून्यक की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी बच्चों, शून्यक की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि चर संख्या का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, क्या कर दे शून्य कर दे, क्या कहलाता है शून्यक कहलाता है। ठीक है, बहुपद के मान को क्या कर दे शून्य कर दे, यानी कि p ऑफ x की वैल्यू क्या ला दे, p ऑफ x बराबर क्या ला दे 0। ठीक है, तो अगर p ऑफ x अगर आपको जब भी शून्य ज्ञात करना है तो आपको p ऑफ x बराबर क्या लेके चलना पड़ेगा 0 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और x का मान वहाँ से निकाल देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा शून्यक, क्योंकि जो शून्यक होता है वो क्या है चर संख्या का मान होता है। किसका मान होता है, चर संख्या का मान आपको निकालना है। चर संख्या के मान को हम क्या बोलते हैं शून्यक। यही तो लिखा है यहाँ पे कि चर संख्या का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे वो क्या कहलाता है शून्यक कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे p ऑफ x बराबर कितना है x + 5 है। ठीक है, हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसका शून्यक, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका शून्यक, देखो अभी तो हम ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे हम p ऑफ x बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। जब भी आपको शून्य ज्ञात करना है आपको यही काम करना है, p ऑफ x बराबर क्या है 0। ठीक है, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है x + 5, तो हमने लिख दिया x + 5 बराबर क्या हो गया ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो गया 0, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो x का मान कितना हो गया बच्चों, x का मान हो गया -5। यानी अगर आप पूरे बहुपद में अगर आप x बराबर -5 रख दोगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखिए रख के देखते हैं, जांच कर लेते हैं एक बार, जांच करें तो p ऑफ x बराबर हमारा कितना है x + 5, x का मान कितना आया है यहाँ पे 5 आया है, तो यानी कि p x का मान कितना रखेंगे -5। तो देखते हैं तो x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे -5 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे -5। क्लियर, -5 और प्लस का 5 तो क्या हो गया ये कट गए और क्या आ गया 0, यानी कि p - 5 बराबर क्या हो गया 0। क्लियरली बात समझ में आ गई क्या होता है शून्यक। तो आपको वो मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा जो बहुपद के मान को क्या कर दे 0 कर दे तो शून्यक कहलाएगा। क्लियर, इसको शून्यक बोलते हैं। तो ये तो हमने रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखा है। वैसे हम 9th क्लास में सीख चुके हैं किस तरीके से हम शून्यक निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस रैखिक बहुपद का द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे 2.2 एक्सरसाइज में। अभी हम 2.1 की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये थे शून्यक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, जो ऐसे आपका शून्यक है कोई,
ठीक है। जैसे ये शून्यक है, हमको एक ग्राफ पे कैसे इसका नियंत्रण करना है। जैसे हमारा जो अभी जो चर का जो मान आया था, जैसे x की वैल्यू जो कितनी आई थी यहाँ पे -5 आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी -5, और बहुपद कैसा था ये जो बहुपद हमको दिया था x+5 वो कैसा है बताइए, रैखिक बहुपद है कि नहीं, कैसा है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 1, ठीक है। तो x का मान कितना है -5, तो हम इसको रखेंगे, इस -5 कहाँ होगा, देखो -5 ये रहा, इस ग्राफ पे -5 यहाँ है। तो जब हम इसकी लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरीके की लाइन खींच जाएगी, ठीक है। तो ये है, यानी कि इसने इस लाइन को कितनी जगह टच किया बताइए, इस ग्राफ की लाइन को कितनी जगह टच किया, एक जगह टच किया है ना। तो ये है, इसीलिए हम इसको रैखिक बोलते हैं। क्या है, जब एक शून्य का आएगा तो रेखा सीधी बनेगी, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, रैखिक बहुपद दिया है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, रैखिक बनता है, सीधा बनता है। क्लियर। तो जब भी रैखिक समीकरण होगा, कैसा होगा, रैखिक समीकरण जब भी होगा बच्चों, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा रैखिक ही बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं, आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये वाला लिया, ठीक है, और हमने एक बहुपद ले लिया, हमने कौन सा यहाँ पे, जैसे हमने ये बहुपद ले लिया, ठीक है, जैसे हमने एक बहुपद ले लिया p(x), ये बहुपद ले लेते हैं एक, x-2 ये ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, तो p(x) बराबर क्या लेंगे 0, और ये x-2 यहाँ पे आ जाएगा और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर 0, 2 को इधर पहुँचाएंगे तो प्लस का 2, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे रखते हैं, किस पे रखेंगे, ग्राफ पे। अब ग्राफ पे रखेंगे तो देखो x की वैल्यू 2 कहाँ है, इसमें x की वैल्यू 2 कहाँ है, x की लाइन पे देखना है, क्योंकि बहुपद किसके फॉर्म में, x में, तो 2 ये रहा, प्लस का 2 है ना, तो ये रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक ही पॉइंट तो है, तो एक पॉइंट है, तो जो लाइन है वो कैसी चली जाएगी बच्चों, सीधी लाइन चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, ये किसका शून्यक का है, ये p(x) बराबर x-2 का ये शून्यक है। तो ये कैसा है, हमेशा सीधा आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ गई। तो बता सकते हैं, अगर यहाँ पे इसी तरीके से ये होता, जैसे एक द्विघात बहुपद होता, शून्य कैसा होता, बहुपद द्विघात होता, मान के चलो द्विघात, ठीक है। तो इसमें x के मान 2 निकलते हैं, वो हम बताएंगे आपको आगे कैसे निकलते, ठीक है। जैसे x का मान 2 निकल के आ गया और x का मान 1 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे x का मान 1 आ गया और एक x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अभी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके जो ग्राफ बनेगा, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसका जो ग्राफ बना, तो बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई 1 2, यानी कि जब 2 मान थे तो एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा है, वक्र बनेगा, वक्र के रूप में। तो इसमें ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, वक्र के रूप में बनता है, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता है, ठीक है। किसमें, द्विघात में और त्रिघात में, दोनों में हमेशा कैसा बनेगा, इसी तरीके का बनेगा, वक्र के जैसा, क्लियर। अगर यहाँ पे त्रिघात होता तो x के 3 मान होते, तो ये मान के चलो यहाँ पे टच कर देता, तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि शून्यकों की संख्या बताइए। आपको कोई भी क्या कर देगा, एक ग्राफ दे देगा इस तरीके से, ठीक है, एक ग्राफ दे देगा आपको, और ग्राफ में बोलेगा यहाँ पे बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे ये 2.1 है ना, 2.1 में ये बताया है, देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए क्या दिया है आपको, इसमें ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है इस ग्राफ में। ऐसा आपको ग्राफ दे देंगे पेपर में और पूछेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x की लाइन को देखना है ये कितनी बार काट रहा है। तो देखो 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। ये कितनी बार काट रहा है, ये भी बच्चों 2 बार काट रहा है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। ये कितनी बार काट रहा है, ये 1 बार काट रहा है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। इस तरीके से हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसकी प्रश्नावली को अगर हम करना चाहें तो बहुत सिंपल प्रश्नावली है। जैसे ये प्रश्नावली है 1.1 को हम क्लियर ही करा देते हैं बिल्कुल। देखिए क्या है,
क्या है यहाँ पे इसमें लिखा है, देखिए ग्राफ में कि कोई बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर px का एक ग्राफ खींचिए और प्रत्येक स्थिति में आपको ये बताना p ऑफ x के शून्यकों की संख्या बतानी है आपको कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या है। तो देखिए इसमें कितने शून्यक हैं, p ऑफ x की लाइन पे देखना है, x की लाइन को इसने कितनी बार काटा है, इस वाली लाइन में एक भी बार नहीं काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस वाली लाइन में देखो x की लाइन को कितनी बार काटा है, एक बार, यानी x का मान यहाँ पे 1 होगा, इसके अलावा तो नहीं काटा, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर। इसमें देखिए कितनी बार काटा है, 1, ये नहीं, ये वाला नहीं चलेगा, y वाला, x वाला ही, 1 2 3, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। क्लियरली बात समझ में आ गई। ठीक है, और इसके बाद ये सेकंड, इसमें देखिए इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 1 2। ठीक है, इसमें बताइए 1 2 3 4, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो आप बता सकते हो कैसे शून्य की संख्या निकालते हैं। इसमें देखिए इसमें कितनी है, तो 1 2, 1 पॉइंट ये 2, उसके बाद 3 पॉइंट, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3। तो इस तरीके से तो ये प्रश्नावली भी आपकी खत्म होती है और आपका इसका बेसिक भी खत्म होता है। क्लियरली आपको समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2.2, जहाँ पे हम द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए जय हिंद।